हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो आज से हम लोग 11th क्लास मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीडियम का कि कौन से मीडियम से पढ़ाई होगी। तो हम लोग यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इंग्लिश क्यों। तो बेटा ऐसा है कि आप लोगों को आगे चल करके ना बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ही मिलने वाली हैं, तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ज़्यादातर बातें हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में ही करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। जहाँ पे समझने वाली बात होगी ना वहाँ पे मैं हिंदी बोल दूंगा या तो हिंदी लिख दूंगा। ठीक है बच्चों। तो मीडियम के बारे में डिस्कस कर लेने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th का जो सबसे पहला चैप्टर है ना, सेट, जिसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं, उसके बारे में। और इस वीडियो में उसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो समझने की कोशिश करेंगे। और क्लास 11th का जो डर है क्लास 10 से क्लास 11th में आने का, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो एकदम बढ़िया से पेशेंस के साथ बने रहिए, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सेट किसे कहा जाता है। तो सेट जो होता है ना वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, हिंदी में बोलते हैं। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। ये भी समझ में नहीं आया होगा, तो वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। कलेक्शन किसे कहा जाता है? तो जहां पे कोई चीज एक से ज्यादा पीस रखा हुआ रहे, हम क्या कहते हैं कि वहां पे क्या है, उस चीज का कलेक्शन है। जैसे कि ये पेन है ना, कहीं पे 10 पीस रखा हुआ रहे तो हम लोग क्या कहेंगे कि वहां पर इस पेन का कलेक्शन पड़ा हुआ है। कहीं पे अगर 10 पीस बुक रखा हुआ रहे तो हम लोग क्या कहेंगे कि वहां पर बुक्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो कलेक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर कलेक्शन से काम चल जा रहा था तो फिर सेट क्यों पढ़ रहे हैं? तो सेट को समझने के लिए ये जो वेल डिफाइंड नाम का जो चीज आया है ना हम लोगों के सामने, सुपरिभाषित नाम का जो चीज आया है, उसको समझ लेना जरूरी है। ठीक है, देखिए कलेक्शन मतलब होता है कि किसी भी चीज का एक कलेक्शन हो जाए, लेकिन सेट जो होता है ना वो कलेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसको ना हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन टीम में खेले गए 3 सबसे अच्छे प्लेयर का नाम बनाओ, उनका कलेक्शन बनाओ, तो आप क्या बनाओगे? ये देखो, आप बनाओगे कि भाई आपके टीम में क्या आएगा? विराट कोहली, ठीक है, हो सकता है कि आए, होने को ये हो सकता है कि रोहित शर्मा आए, और साथ ही साथ क्या हो, धोनी आए। ठीक है, ये तीनों आएंगे। एक और बच्चे से अगर मैं पूछूं वो बताएगा, तो वो क्या बताएगा? हो सकता है वो बताए युवराज सिंह बताए, है ना, युवराज सिंह बताए, साथ ही साथ क्या बताए, धोनी उसके टीम में रहे, और क्या बताए भाई, तो रैना का नाम ले ले। ठीक है, ये रहे। तो आपने जो बनाया और जो आपके दोस्त ने बनाया, दोनों ने सेम कलेक्शन बनाया क्या? नहीं ना बनाया। तो देखिए कलेक्शन में यही होता है कि कलेक्शन जो है मतलब एक ही सेंटेंस हमने बोला है कि इंडिया के सबसे अच्छे प्लेयर का नाम बताओ। सेंटेंस तो मेरा आपके लिए भी यही था, आपके दोस्त के लिए भी यही था, लेकिन जो कलेक्शन बन के आ रहा है ना वो क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो जब सेंटेंस का अलग अलग आंसर आए अलग अलग इंसानों के जरिए, तो हम लोग कहते हैं कि वो एक कलेक्शन है। ये क्या है? ये कलेक्शन है, ये सेट नहीं है। तो सेट किसे कहेंगे भाई? तो सेट उसे कहेंगे जहां पे हर एक इंसान के जरिए जो आंसर निकल के आए ना वो क्या रहे, सेम रहे। अगर हम आपसे कहें कि 1 से लेके 5 तक का एक जो प्राकृत संख्या होता है उसका कलेक्शन बनाओ, तो आप क्या बनाओगे? आप ये बनाओगे 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं आपके दोस्त को बोलूं कि भाई आप भी यही काम करो, तो आपका दोस्त क्या करेगा? यही करेगा वो भी। अगर मैं किसी और से कहूं तो वो भी इसी को लिखेगा। यानी कि जब हर एक इंसान के जरिए आंसर एक ही आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो कलेक्शन और सेट में फर्क समझ में आ गया होगा कि कलेक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज को इकट्ठा कर दो तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो कलेक्शन हो गया। लेकिन अगर जो चीजें इकट्ठा हुई है ना वो सुपरिभाषित रहे, वेल डिफाइंड रहे, मतलब जिसको देख करके अंदाजा लग जाए, हाँ कोई भी बता दे कि भाई ये क्या है। जैसे आपको मतलब ये नहीं पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला था और किसके बदले में बच्चों ने ये लिख करके दिखाया, लेकिन जब आप आओगे ना देखोगे तो बता दोगे फट से कि ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, जो कि 1 से लेके 5 तक लिखी गई है। ठीक, लेकिन इसको देख करके आप नहीं बता सकते हो कि भाई ये क्यों लिखा गया। इसको देख करके आप नहीं बता सकते हो कि ये क्यों लिखा गया, लेकिन इसको देखते ही बता दोगे कि ये नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है। इसको देख करके नहीं बोलोगे कि इंडिया टीम का सबसे अच्छे प्लेयर का नाम लिखा गया, नहीं बता सकते। तो सेट में और कलेक्शन में फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके स्कूल में जो सबसे अच्छे 3 टीचर हैं उसका नाम बताओ, तो हो सकता है आपने जो 3 टीचरों का नाम लिखा है वो कोई और बच्चा उन तीनों का नाम ना लिखे, हो सकता है नहीं ये चीज, तो वो वाली चीज क्या हो गया, तो वो कलेक्शन कहलाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके स्कूल में जितने भी टीचर हैं सभी का एक लिस्ट बनाओ, सभी का एक कलेक्शन बनाओ, तो आप जो लिखोगे वही आपका दोस्त भी लिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज लगा रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेट और कलेक्शन में फर्क समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग किसी सेट को दिखाते कैसे हैं। बोलने को तो हो गया भाई कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। लेकिन इसे दिखाएंगे कैसे, मैथमेटिकली हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो इसे हम लोग दिखाते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े वाले लेटर के जरिए, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े वाले लेटर के जरिए, ठीक। जैसे कि ए, बी, सी, ये सेट का नाम है ना, ये सब हम लोग क्या देते हैं, सेट का नाम लिखते हैं। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं वो कैसे भाई, तो इंग्लिश अल्फाबेट के छोटे वाले लेटर्स के जरिए, ठीक है। ये छोटा वाला जो है ना, ये क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है और ये सेट का नाम है। जब हम सेट लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लिख ही देते हैं। एक सेट बना रहे हैं जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के 5 ये को ले रहे हैं, है ना, एलिमेंट्स को ले रहे हैं। तो ए, बी, सी, डी और क्या है, ई है। अब देखिए ये जितने भी चीजें हैं ना, इनको हम लोग कॉमा के जरिए सेपरेट करते हैं और इसको ना इस तरीके से करली ब्रेसेस, हिंदी में मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं इन सबको, ठीक। और इसका एक नाम लगा देते हैं। तो ये देखिए ये सारे चीज जो है ना, इसे हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एलिमेंट्स। हिंदी में कहा जाता है अवयव, ठीक। और ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। और सभी एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कॉमा के जरिए अलग कर देते हैं। एलिमेंट्स को मेंबर भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि एलिमेंट को और क्या कहा जाता है, मेंबर भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि सेट को किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। अब लगे हाथ हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये जो ए है ना, ये जो ए है वो इस सेट में है। कोई अगर हमसे ये बोले कि क्या ये जो छोटा वाला ए है वो इस बड़े वाले सेट ए में है, तो हम बोलेंगे कि हाँ है। वो बोलेगा बोल के नहीं बताना है, लिख के बताना है। किस तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका डेवलप किया गया है कि ये जो ए है ना वो इस ए में है, तो बीच में एक साइन इस तरीके का लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इस ए में है। रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, तो ऐसे पढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ये ए के लिए ए हुआ, ये ए के लिए ये वाला ए हुआ, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे बी जो है वो भी ए में है, जिसको क्या पढ़ेंगे, बी बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर आपको हम लोग ये कहें कि एफ इसमें है कि नहीं, तो नहीं है, तो कैसे लिखोगे कि एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या पढ़ते हैं इसको, इस तरीके से, ये बिलोंग्स टू देने के बाद अगर कट कर दें तो इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है बच्चों। हाँ, यानी कि एफ जो है ना वो ए में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का हिस्सा रहे तो हम लोग बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं, और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का हिस्सा ना रहे तो हम लोग क्या लगाते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया होगा कि बिलोंग्स टू कहां लगाना है और डज नॉट बिलोंग्स टू कहां लगा देना है, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि मैथमेटिक्स में हम लोगों ने नंबर पढ़ रखा है। नंबर कई तरह के होते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो उन नंबरों का जो सेट बनेगा तो उनको ना अलग अलग नाम दे दिया गया है पहले ही, मतलब उनके सेट्स को एक अलग नाम दे दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें नेचुरल नंबर का, यानी कि प्राकृत संख्या, हिंदी में से क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का जो सेट होता है ना, जैसे देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो 1 2 3 4 इस तरीके से आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। इसका अगर हम सेट बनाएं तो इसे हम लोग हमेशा एन के जरिए दिखाएंगे, ठीक है। अगर कहीं पे एन लिखा हुआ रहे यानी कि प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट लिखा हुआ है, और अगर कहीं पे ये लिखा हुआ रहे तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। उसी तरीके से इंटीजर का अगर सेट लिखना रहे तो हम लोग क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों, या इंटीजर किसे कहते हैं। तो इसी संख्या में अगर माइनस वाली संख्याएं भी आ जाएं, ठीक है जी, तो अब ये क्या हो गया, अब ये पूर्णांक हो गया। ये आगे बढ़ता रहेगा और इस तरफ ये पीछे भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये इंटीजर हो गया। इंटीजर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जेड इस्तेमाल करते हैं। और रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्यू का।
ठीक है बच्चों, ये देखिए Q हो गया किसके लिए, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, एक ऐसा संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकें जहां पर Q जो हो वो 0 के बराबर ना रहे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है जी। अब देखिए ये R किसके लिए फिक्स है, तो रियल नंबर के लिए। रियल नंबर किसे कहते हैं, तो ये जो रैशनल नंबर है यानी कि जो परिमेय संख्या है और जो इरेशनल नंबर है यानी कि जो अपरिमेय संख्या है, उन दोनों को मिला दिया जाए तो हमें जो प्राप्त होता है, जो संख्या मिलता है, जो नंबर मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर के सेट को हम लोग किससे दिखाते हैं, R से दिखाते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी सेट को कितने तरीके से दिखाया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या होता है, कैसे हम लोग सेट को दिखाते हैं, अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डाल लीजिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को ना हम लोग दो तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, सेट को दिखाने का तरीका क्या है, दो तरीका है। पहला तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या तो फिर इसी का एक और नाम है टेबुलर फॉर्म। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहा जाता है सारणी विधि। क्या कहते हैं बच्चों, सारणी विधि। लेकिन हिंदी में ही, मतलब हिंदी का बुक से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां भी आपको हिंदी में रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये जरूर याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एवरी एलिमेंट, मैं लिख दे रहा हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, यानी कि सेट के जितने भी एलिमेंट है ना उन्हें हम वन बाय वन क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक, जैसे देखिए हमें एक सेट लिखना है और उसमें ना इंग्लिश में जितने भी वॉवेल्स आते हैं उनका सेट बनाना है। तो कैसे होगा, तो वॉवेल कौन कौन से हैं भाई, ए है, ई है, आई है, ओ है और क्या है, यू है। इसका हमें सेट बनाना है, तो सबको लिखेंगे है ना, और सभी को क्या करेंगे, कॉमा के जरिए अलग अलग कर देंगे और इसे क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट के जरिए क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सेट बनाना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। यानी कि सेट को दिखाने का रोस्टर फॉर्म क्या है, ये है कि सारे के सारे एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया। जैसे कि अगर हम आपको ये कहें कि बी नाम का एक सेट बनाइए जिसमें नेचुरल नंबर को लिखना है 5 तक का, तो 5 तक का नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, यही होगा ना, है ना जी। तो ये देखिए वन बाय वन हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं, यानी कि सेट को दिखाने का रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए जो दूसरा तरीका है वो क्या है जी, उसे हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं जी, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है बच्चों, समुच्चय निर्माण विधि। ये क्या होता है, तो इसमें हम लोग सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखते, बल्कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उसमें कोई एक कॉमन गुण होता है, कॉमन प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, और वो वाला प्रॉपर्टी सेट के बाहर किसी भी और एलिमेंट में नहीं होता है। तो इस विधि के जरिए हम लोग कैसे दिखाते हैं भाई सेट को, आइए एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ए नाम का एक सेट है, ए जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और एक्स जो है वो क्या है भाई, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टेढ़ा डंडा खींचते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं बताऊंगा अभी। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि ए इज इक्वल टू एक्स, जहां पे एक्स क्या है भाई, तो एक्स इज नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स क्या है भाई, प्राकृत संख्या है, लेस देन, है ना, लेस देन 6, यानी कि a जो है वो x के बराबर है। x क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या है जो कि 6 से क्या है, छोटा है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, a x के बराबर है। ठीक है भाई, तो x क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, 7, लेकिन हम लोग 6, 7 आगे नहीं जाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि बोल रहा है कि a x के बराबर है और x कैसा है, नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा, तो 6 से छोटा कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। ठीक, तो ये देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका हुआ, और ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। मतलब एक ही सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं और उसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर में बदल सकते हैं, सेट बिल्डर को किस में बदल सकते हैं, रोस्टर में बदल सकते हैं। ये जो बदला बदली का काम है ना वो हम लोग एक्सरसाइज में कर लेंगे, वहां पे और ज्यादा समझ में आ जाएगा अगर कोई दिक्कत रह गया हो तो। अदरवाइज देखिए यहाँ पे हम लोग और भी कर सकते हैं, 1-2 एग्जाम्पल लगा सकते हैं।
सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेट है ए नाम का, जो कि क्या है भाई, AEIOU। इसी को अगर हम सेट बिल्डर में लिखें तो क्या लिखेंगे कि ए जो है ना वो x के बराबर है, जहां पे x क्या है भाई, तो x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है बच्चों, ए जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। एक्स क्या है, वॉवेल है, क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कौन होता है, ए होता है, EIOU, यही तो होते हैं वॉवेल, है ना जी। तो ये रोस्टर हो गया और ये उसी का क्या हो गया, सेट बिल्डर हो गया। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो ऐसे पढ़ते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये जो टेढ़ा वाला लकीर है ना इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच दैट। ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, जहां। ठीक है, हाँ जी, सच दैट। अब ये जो टेढ़ा लकीर है इसके जगह पर कई बार ये 2 डॉट दे दिए जाते हैं। ठीक है, कई बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो ये हम लोगों ने सीखा कि सेट को किस तरीके से लिखा जाता है। तो सेट को 2 तरीके से लिखा जाता है, एक रोस्टर फॉर्म में और दूसरा क्या है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, और भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, बल्कि एग्जाम्पल ना कहकर ये कहें कि एक्सरसाइज जब करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है इसको समझने के लिए। आइए बढ़ते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि रोस्टर फॉर्म में जो हमने सेट को लिखा, इसमें 1-2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला बात यह है कि अगर आप रोस्टर फॉर्म में किसी चीज को लिख रहे हो, AEIO एंड U, ये लिखा, अगर किसी बंदे ने ये लिखा, क्या लिखा भाई, AOUE, और क्या हो जाएगा, कौन छूटा हुआ है, आई छूटा हुआ है, अच्छा यहीं पे आई छूटा हुआ है, हाँ आई। ठीक है बच्चों, तो ये चीज और ये चीज दोनों क्या है, सेम है। यानी कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर मतलब यहाँ पे देखो सब एक लाइन में है, और यहाँ पे क्या है, ओ को हमने पहले लिख दिया है, ई को जा करके बाद में लिख रहे हैं, आई को और बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर का कोई यहाँ पे ये नहीं है, रोल नहीं है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है बच्चों, ये जो क्रम है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 5 का 5 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें 5 लिखा हुआ रहे और इसमें 4 ही लिखे, ऐसा नहीं करना है। ठीक, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। और दूसरी बात जो हमें ये करना है, ध्यान रखना, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो एक एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखना होता है। जैसे देखिए, हम ये कहें कि ये जो मैथमेटिक्स है ना, एम मैथमेटिक्स, इसका आपको क्या करना है, इसमें जितने भी लेटर्स आ रहे हैं इसका एक सेट बनाओ। तो हमने एक सेट बनाया ए नाम का, और क्या लिखा कि एम है। ठीक, एम, फिर क्या है जी, ए है, फिर क्या है, टी है, फिर क्या है, एच है, फिर क्या है, ई है, फिर क्या है, एम। तो एम हमने पहले लिख रखा है, तो एम दोबारा नहीं लिखेंगे, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो एम नहीं लिखेंगे, ए पहले ही लिख रखा है उसे भी नहीं लिखेंगे, टी पहले ही लिख रखा है उसे भी नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या लिखाएगा, आई लिखाएगा, सी लिखाएगा, और क्या लिखाएगा, एस लिखाएगा। तो ये हमारी दूसरी बात है कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना होता है और ऑर्डर का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। ये सेट लिखने का तरीका हो गया रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है बच्चों कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उनको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे एक हॉर्स लिखा हुआ है, ठीक है, एक बस लिखा हुआ है, और चलो धोनी लिख देते हैं, मेरा फेवरेट है, ये एक सेट है, ए नाम का एक सेट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो क्या कुछ ऐसा गुण है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है इन तीनों में जो एक समान हो? नहीं ना। अगर देखिए, हम एक और यहाँ पे सेट ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, 2 4 6 और कितना, 8। इसको अगर लिखना रहे तो इसको हम क्या लिखेंगे कि b जो है वो किसके इक्वल है भाई, x के, जहां पर x क्या है, x इज एन इवन नंबर। x क्या है, एक सम संख्या है, लेस देन 10, जो कि 10 से छोटा है। हाँ, इसमें देखिए ये कॉमन प्रॉपर्टी था कि ये इवन नंबर है, सम संख्या है जो कि 10 से छोटा है। क्या इसमें कुछ ऐसा गुण मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो दुनिया में जितने भी सेट हैं उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये कहना चाह रहा था। अब आप लोग ये कहोगे तो सर फिर इसको लिखने का फायदा क्या है, क्यों इसको बनाया गया? तो अगर कोई टीचर आपसे ये कह दे कि 1 से लेकर के 1 लाख तक का जो नेचुरल नंबर है उसका सेट बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, है ना? तब तो आप फंस जाओगे ना जी। तो उसके लिए जरूरी है ये वाला तरीका, लिखेंगे कि ए जो है वो x के बराबर है, और x क्या है, x इज
अ नेचुरल नंबर, x जो है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है, एंड 1 से लेकर ये कहां तक है, 1 लाख तक है। समझ में आ गया कि ये जो x है ना वो 1 से लेकर के 1 लाख तक है और नेचुरल नंबर है। देखो 1 लाख हमने लिख भी दिया और बड़े ही आसानी से एक ही लाइन में आ भी गया। तो ये है रोस्टर फॉर्म का फायदा, ठीक है, कि हम लोग बड़ी से बड़े सेट को क्या कर सकते हैं, एक लाइन में दिखा सकते हैं। क्या है भाई, a x के बराबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर के 1 लाख तक, इसके बीच का कोई भी संख्या ले लो, या तो सारा का सारा ले लो, क्या फर्क पड़ता है, बना लो सेट। ठीक है बच्चों, तो ये है सेट को लिखने का तरीका और क्या क्या बात हमें ध्यान में रखना है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो अब जो हमें पढ़ना है ना वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट, यानी समुच्चयों के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला जो सेट है वो है एम्प्टी सेट, या तो उसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, नल सेट, हिंदी में कहा जाता है रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखने की बारी आ गई तो क्या लिखेंगे, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। ठीक है बच्चों, एक ऐसा सेट जिसके पास एक भी अवयव ना हो उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। देखिए इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं और हिंदी में बोल दे रहा हूं तो दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए एम्प्टी सेट हम लोग किसको कहेंगे, कोई ऐसा आप लोग अगर एग्जाम्पल दे सकें तो ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल हो गया कि ए नाम का एक सेट है जो कि किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और एक्स क्या है, इज अ नेचुरल नंबर। एक्स जो है ना बच्चों वो क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और साथ ही साथ ये 5 से बड़ा और 6 से क्या है, छोटा है। तो 5 से बड़ा और 6 से छोटा कोई ऐसा है संख्या जो कि प्राकृत हो, नहीं भाई एक भी नहीं है। 5 से बड़ा जो अगला नेचुरल नंबर है वो क्या है, 6 होता है, और ये कह रहा है कि 6 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा भी होना चाहिए, तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो इस तरीके का अगर आप सेट बनाने के लिए चलोगे ना तो आपका सेट जो है वो क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। इसको और अच्छे से समझाऊं, अच्छे से ऐसे, मैंने क्या किया, आपको ये डब्बा दिया और कहा कि जाओ तुम ऐसा करो, इसमें ना नेचुरल नंबर डालो, इस डब्बे में नेचुरल नंबर डालो और ऐसा नेचुरल नंबर डालना जो कि 5 से बड़ा रहे और 6 से छोटा रहे। आप चले जाओगे संख्या की दुनिया में, नंबर्स की दुनिया में, वहां जाके ढूंढोगे, कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं दिखेगा, पूरे दिन भर भटकोगे तब भी कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिखेगा जो 5 से बड़ा रहे, 6 से छोटा रहे और साथ ही साथ नेचुरल भी रहे, ऐसा नहीं रहेगा। तो ये डब्बा क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। खाली रह गया, नाम क्या है जी, एम्प्टी सेट, नल सेट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि नल सेट किसे कहते हैं। इसे दिखाने का तरीका क्या है भाई, तो इसको दिखाने का तरीका ये है कि हमने आपको ये दिया था कि ये वाला सेट दिया था ऐसे सारा कुछ बना करके कि जाओ भर करके आओ इसमें जो भी चीज भर आता है। ठीक है, लेकिन ये खाली रह गया तो बस ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे, इतना ज्यादा दूर नहीं, ऐसे दिखा दो। ये नल सेट दिखाने का तरीका है। एक और तरीका है, ऐसे एक ये बनाओ, गोला बनाओ, बीच से इसका पेट चीर दो, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फाई। तो ये भी नल सेट को दिखाने का तरीका है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, फंसाने के लिए ये कहता है कि ये क्या, ये नल सेट है, तो ये नल सेट नहीं है। ठीक है, फाई इसका क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा। अंदर अगर ऐसे रहे तो एकदम खाली रहना चाहिए, और अगर फाई रहे तो फाई में कोई ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नल सेट समझ में आ गया कि नल सेट किसे कहते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। कैसे दिखाया जाता है, तो ऐसे दिखाया जाता है या तो फिर ऐसे दिखाया जाता है। इसके बाद जो अगला सेट है उसे हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। क्या कहते हैं बच्चों, ये दूसरा नंबर पे हो जाएगा, सिंगलटन सेट, है ना। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। अच्छा जी, किसे कहेंगे, तो एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। यानी कि ऐसा सेट जिसमें, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। कैसे भाई, हमने लिखा ए नाम का एक सेट है जिसमें 1 है, तो ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। हमने कहा बी नाम का एक सेट है जिसमें ए रखा हुआ है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही तो एलिमेंट है सेट में, तो इस तरह के सेट को क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। ठीक है बच्चों, एकल समुच्चय समझ में आ गया, सिंगलटन सेट समझ में आ गया। तो हमें जो अगला पढ़ना है समुच्चयों के प्रकार में उसे कहते हैं फाइनाइट सेट,
फाइनाइट सेट को हिंदी में कहा जाता है परिमित समुच्चय। क्या कहते हैं बच्चों? परिमित समुच्चय। ये क्या होता है? तो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को गिना जा सके उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, इसका जो जुड़वा भाई है ना उसको भी लिख देते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ठीक है, क्यों लिखा? ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट को गिना जा सके, जैसे कि ए नाम का हमने एक सेट बनाया 1 2 3 4 एंड 5। अगर कोई आपसे कहे कि बताना ए में एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? 5 एलिमेंट है ना। बी नाम का एक सेट बनाया जिसमें आपने लिखा ए बी सी। कोई आपसे कहे कि बताना कि बी में कितने एलिमेंट हैं, तो आप क्या कहोगे? कि 3 एलिमेंट है। तो अगर आप एलिमेंट्स को गिन पा रहे हो तो वो कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है। लेकिन अगर आप एलिमेंट को नहीं गिन पा रहे हो, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन चला जा रहा है, क्या आप गिन पाओगे? कितनी प्राकृत संख्याएं हैं आपको पता है? कितने नेचुरल नंबर हैं आपको पता है? नहीं पता है, तो इसे हम गिन नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो जिसके एलिमेंट्स को नहीं गिना जा सके उसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। और जिसके एलिमेंट्स को हम लोग गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा अगर इंग्लिश में बात करें? हिंदी में तो बता ही दिया। ए सेट हुज एलिमेंट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, और अ सेट हुज एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा हिंदी में? कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिसके अवयवों को नहीं गिना जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। एक सेट है ए नाम का 1 2 3 एंड ये चला जा रहा है। आगे में क्या है भाई? इतनी बड़ी संख्या है। अब आपको बताना है ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो मैं बताता हूँ, ये जो है ना वो फाइनाइट सेट है। इसके एलिमेंट को आप गिन सकते हो। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, मशीन लगा देंगे, लेकिन गिना जाएगा। ठीक, क्यों गिना जाएगा? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंड पता है कि कहां से लेकर कहां तक जाना है, गिन देंगे। लेकिन यहां पे वही नहीं पता कि कहां तक जाना है ना। शुरू वाला तो पता है, एंड वाला पता ही नहीं है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता रहे फाइनाइट हो जाएगा, और जब एंड पता नहीं रहे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये है ना, छोटा सा बात था फाइनाइट और इनफाइनाइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो जो अगला टॉपिक है वो है इक्वल सेट। दो सेट को इक्वल सेट कब कहेंगे? ठीक है, तो दो सेट है आपके पास, एक सेट का नाम है ए और एक सेट का नाम है बी। हम चाहते हैं कि ए और बी दोनों बराबर हो जाए, दोनों को इक्वल सेट कह सके। और ए में क्या है? 1 2 3 है, तो आपको बी में भी ना 1 2 3 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि 2 सेट्स हैविंग exactly same elements are called equal set। ठीक है बच्चों, अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कि दो समुच्चय जिनके जो अवयव हैं वो समान रहे तो वो क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, दो समुच्चय जिसके अवयव क्या रहे? समान रहे, तो वो समान समुच्चय कहलाते हैं, है ना। टू सेट्स हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एकदम सेम है दोनों में, तो उसे क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। ठीक, अब कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 1 2 3 लिखा हुआ रहे। अगर एक सेट रहे ऐसा कि 2 3 और 1 रहे तो ये भी क्या है? बी के इक्वल है। हम लिख सकते हैं कि बी जो है वो क्या है? सी के इक्वल है, क्योंकि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पहले लिखा हुआ रहे कोई बाद में लिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वल सेट समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो इतना सब कुछ समझ लेने के बाद अब जो हमें आगे पढ़ना है उसे हम लोग कहते हैं सबसेट। ठीक है, सबसेट किसे कहते हैं? तो देखिए, सबसेट को समझना है, हिंदी में इसे कहते हैं उपसमुच्चय। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में इससे सवाल बनता है। ठीक है जी, तो आइए हमारा अगला टॉपिक है सबसेट। हिंदी में क्या कहते हैं? उपसमुच्चय। हाँ जी, अब देखिए ए नाम का एक सेट है 1 2 3 एंड 4 5, सारा कुछ हो गया। बी नाम का एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं
वो 1 2 3 है। तो हमने देखा कि बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कहाँ हैं भाई, ए में है। तो ऐसा कंडीशन जब आए ना तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है, यानी कि ए का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो सबसेट को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो पार्ट ऑफ अ सेट, मतलब कि किसी सेट का एक छोटा सा टुकड़ा अगर कोई दूसरा सेट के रूप में बना रहे तो वो वाला टुकड़ा क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। जैसे इस ए का ये जो 3 एलिमेंटों का एक छोटा सा टुकड़ा बी नाम से कहीं और बसा हुआ है, तो ये जो बी है ना वो ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और दिखाते कैसे हैं, ऐसे दिखाते हैं, सी नहीं है, सी से थोड़ा सा ज्यादा ऐसे ऐसे। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। समझ में आ गया। और वहीं पर ए क्या कहलाएगा बी का, तो ए इज सुपरसेट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसेट कहते हैं ऑफ बी। ठीक है, बी का सुपरसेट है कौन, ए, और ये जो बी है वो ए का क्या है, सबसेट है। बी सबसेट है और ए क्या है, सुपरसेट है। समझ में आ गया कि सबसेट किसे कहते हैं। तो किसी भी सेट का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आप लोगों से और बनता है कि किसी भी सेट का कितना सबसेट हो सकता है। जैसे कि ये रहा एक सेट, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, तो देखिए एक एक पहले एलिमेंट लेते हैं। पहला एलिमेंट लिया, ये एक सेट बन गया। ठीक है ना, मतलब ये एक सेट है, मान लो कि इसका हम लोग नाम दे देते हैं कि सी नाम का एक सेट है ना, सिंगलटन सेट है। तो ये वाला चीज देखो, ए का एक छोटा सा हिस्सा, तो ये सबसेट है ए का भाई, है ना जी, समझ पा रहे हैं आप लोग। अच्छा, ये हो गया, नाम वगैरह नहीं देते हैं। 2 अगर अकेले रहे तो ये भी क्या है, उसका सबसेट है। अगर 3 को हम अकेले लिख दें तो ये भी क्या है, इसका सबसेट है। इसी तरीके से 2 का जोड़ा लगा करके लिखें, 1 और 2 को एक साथ रखें तो ये क्या, एक सबसेट बनेगा। मतलब कि 1 और 2 को एक साथ रखें और इसका कोई नाम लगा दें, मान लो कि इसका नाम है एम, तो एम जो है वो ए का क्या है, सबसेट है कि नहीं है। हाँ, अब देखिए 2 और 3 को एक साथ रखिए, ये भी सबसेट है। 1 और 3 को एक साथ रखिए, ये भी सबसेट है। और हाँ, 1 2 3 को एक साथ रखिए, ये भी सबसेट है। ये क्या बात हुआ। तो जैसे देखिए सबसेट होने के लिए क्या जरूरी है, हमने कहा कि ये एक सेट है, इसका नाम है, मान लो कि इसका नाम एस है। ठीक है, हाँ, एस नाम है इस सेट का। हमने कहा कि ये वाला जो सेट है ना वो इसका सबसेट होगा कब, जब इसके सारे के सारे एलिमेंट जो है ना वो इसमें रहेंगे। तो इसका 1 इसमें है, हाँ है, इसका 2 इसमें है, हाँ है, इसका 3 इसमें है, हाँ जी है। यानी कि ये वाला जो एस है ना वो सबसेट है किसका, ए का। अब आप लोग कह सकते हो कि सर ऐसा है तो ए का भी तो सारा का सारा एलिमेंट है एस में, तो ए भी तो एस का सबसेट होना चाहिए। देखो ए का 1 इसमें है, हाँ है, ए का 2 इसमें है, हाँ है, ए का 3 इसमें है, हाँ है। तो यहाँ पर ए भी जो है ना वो एस का क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे सुपर सेट नहीं है, दोनों एक दूसरे का क्या है, सबसेट है। तो जब एलिमेंट्स दोनों में बराबर रहेंगे ना तो दोनों ही एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। तो ये वाला चीज भी क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। और साथ ही साथ एक चीज और आपको पता करना है, मतलब याद रखना है कि जो फाई होता है यानी कि जो रिक्त समुच्चय होता है ना वो भी क्या होता है, सबसेट होता है। अब आप लोग जरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना, 8। तो कितने उप समुच्चय बने भाई, कितने सबसेट बने एक सेट का, तो 8 पीस बना, है ना। एक और सेट लेते हैं बी नाम का, इसमें कितना है, 1 और 2, 2 एलिमेंट हमने लिया। इसका क्या क्या सबसेट हो सकता है, तो 1 को अकेले रख दीजिए, ये एक सबसेट हो जाएगा। 2 को अकेले रख दीजिए, ये एक सबसेट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों को एक साथ रख दीजिए, ये एक सबसेट हो जाएगा। और 5 सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट बने, 1 2 3 और 4, 4 सबसेट बने। तो यहां से एक चीज निकल के आ रहा है कि जो सबसेट है उसकी संख्या कितनी होगी, नंबर कितना होगा। ठीक, तो देखो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, तो ये होता है 2 का पावर n। ठीक है बच्चों, याद रखना है। जहां पर n क्या है भाई, n जो है वो एलिमेंट्स का संख्या है ना। एलिमेंट कितने हैं वो क्या बताता है, n। जैसे यहां पे 3 एलिमेंट थे तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना, 8। तो देखो 8 सबसेट बने। और यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं तो 2 का पावर 2 इज इक्वल टू कितना, 4। तो यहाँ पे कितने सबसेट बने, 4 सबसेट बने। समझ पा रहे हैं आप लोग
कि भाई सबसेट क्या है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये 5 कैसे सबसेट हो जाता है। तो देखो सबसेट कैसे लिखते हैं, 1 2 ये था, सबसे पहले ये यहां लिख दिया सबसेट है, इसमें से एक को मिटा दिया, जो बचा वो सबसेट है। लो ठीक है, अच्छा पहले पूरा लिख दिया, 2 को मिटा दिया, जो बचा वो क्या है, सबसेट है। अच्छा ऐसा किया, सभी को मिटा दिया, अब जो बचा वो भी इसका सबसेट रहेगा। तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा यानी कि 5। ठीक है बच्चों, तो 5 क्या है, सबसेट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सबसेट क्या होता है और सबसेट कितना पीस होता है किसी भी ये का सेट का। ठीक है बच्चों, तो सबसेट समझ में आ गया। इसमें एक चीज और हमें देखना होता है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि सभी सेट जो होते हैं ना, ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ देयर ऑन, मतलब कि सभी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, कि जितने भी सेट हैं खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे कि यहां पे हमने लिया था कि ए जो है वो 1 2 3 है, और एक और यहां पे ले लिए ए, तो उसमें भी क्या रहेगा, 1 2 3। तो इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें है, तो ये वाला चीज इसका क्या है, सबसेट है। तो लिखेंगे ए सबसेट ऑफ ए। बोलो समझ में आ गया कि दुनिया में जितने भी सेट होते हैं वो अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सबसेट किसे कहते हैं, सबसेट कितना पीस होता है। अब एक चीज और आप लोगों को पढ़ना है, उसे कहा जाता है पावर सेट। क्या कहते हैं बच्चों, पावर सेट। ठीक है, आइए देखते हैं पावर सेट किसे कहा जाता है। और जब हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे ना, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। पावर सेट, तो जितना भी सबसेट बनता है किसी सेट का, जितना भी सबसेट बना किसी सेट का, अगर हम उसको एक सेट के अंदर लिख दें तो वो जो सेट बनेगा उसे पावर सेट कहेंगे। जैसे कि ये एक सेट है और इसका सबसेट क्या है, 1 है 2 है 1 2 है और 5 है। अगर इन सबको हम लोग एक सेट का नाम दे दें कि भाई ऐसे, मंझला ब्रैकेट लगाने का देरी है, ये मिडिल ब्रैकेट लगा नहीं कि ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। सेट के अंदर, अब आप लोग कहोगे सर सेट के अंदर इस तरीके से सेट एलिमेंट के रूप में रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। ये जो है ना, ये सेट है, अपने आप में एक सेट है, और साथ ही साथ वो इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। ये अपने आप में एक सेट है, लेकिन ये जो बड़ा वाला सेट बनाया है ना, उसका क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सबसेट हैं किसके, बी के, और हमने इन सभी सबसेट्स का एक सेट बना दिया है, तो इसे हम लोग कहेंगे पावर सेट। और किसका है ये, बी का। तो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी जो है वो क्या हो जाएगा, सबसेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, मतलब कि जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उसका अगर सेट बना दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। ठीक, जैसे देखिए ये क्या था, सबसेट था, हम इसको क्या करते हैं, एक ये मिडिल ब्रैकेट लगा करके घेर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, और लिखने का तरीका साफ सुथरा लिखना, मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं हम। ठीक है बच्चों, हाँ जैसे एक और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल क्या, इतने में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ई नाम का एक सेट बनाया जिसमें ए है और क्या है, बी है। तो इसका सबसेट क्या क्या होगा, ए अकेले एक सबसेट होगा, बी अकेले एक सबसेट होगा, ए और बी को एक साथ रखेंगे तो ये भी एक सबसेट होगा, और 5 भी क्या होगा, इसका एक सबसेट होगा। और इन सबको अगर एक ये में मिडिल ब्रैकेट में रख दें तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा, किसका, ई का। समझ में आ गया पावर सेट किसे कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, पावर सेट ये हो गया। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है ना, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं बच्चों, यूनिवर्सल सेट। अब मैं इसे मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स से आया है यूनिवर्सल, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सब कुछ रहे, जिसमें क्या रहे, सब कुछ रहे, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब ये यूनिवर्सल सेट जो है ना, वो सेट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। मतलब कि जैसे देखो आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल के जरिए ज्यादा समझ में आएगा। ए नाम का एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, बी नाम का एक सेट है जिसमें 2 4 6 है,
और हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें इसका भी सारा एलिमेंट रहे, इसका भी सारा एलिमेंट रहे। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतना बना दिए, काफी है। अब देखो इस सेट में इसका सारा एलिमेंट है कि नहीं, 1 2 3 है, इसका सारा एलिमेंट है कि नहीं, 2 4 6, हाँ है जी, 2 4 6 भी है। यानी कि ये वाला जो सेट है ना, वो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, और इसे हम लोग यू से लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, यू से। समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा अगर सेट रहे तो एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें इन सभी के एलिमेंट्स आ जाएं, उसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। और यूनिवर्सल सेट को किससे लिखते हैं, यू से। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कौन सा, 5 जो है वो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 8 जो है वो एक्स्ट्रा है, 7 भी शायद एक्स्ट्रा ही है, 7 भी एक्स्ट्रा है ना, 9 भी एक्स्ट्रा है, 10 भी एक्स्ट्रा है। तो क्या ये एक्स्ट्रा देना जरूरी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हम ये नहीं भी रहेगा, ये सारे के सारे नहीं भी रहेगा, तब भी क्या रहेगा जी, ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अब कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ जी, तो ये हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट समझ लिया। अब हमें एक चीज और समझना है, उसे हम लोग कहते हैं ओपन एंड क्लोज इंटरवल। वो भी समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही वो समझेंगे, ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज 1.1 1.2 ये सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग समझते हैं कि ओपन एंड क्लोज इंटरवल किसे कहा जाता है। ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल, हाँ जी, ये क्या होता है। तो जैसे देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि एक सेट लिखा ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और एक्स के बारे में बताना होता है कि एक्स जो है वो ऐसा है, 1 से बड़ा और 5 से छोटा। तो ये जो यहाँ पे है ना, ये x है, ऐसे जो लिखा हुआ है कि x जो है ये 1 से बड़ा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं कि 1 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है ना, x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x 1 से बड़ा यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 5 नहीं जाएगा, 5 से छोटा। तो इसे हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं कि ओपन इंटरवल। इंटरवल क्या हो गया बच्चों, जहां से ये और ये दोनों इंटरवल हुए। और ओपन का मतलब ये हुआ कि इसको और इसको नहीं लेना है। ठीक है, इसके बीच में बाकी जो भी है वो सारा का सारा हमें ले लेना है। समझ में आया। तो ये इंटरवल है और ये वाला साइन ये बताता है कि ओपन है, ये नहीं लेना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 इस तरीके से x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 5 है। इसका मतलब ये है कि x जो है ना वो क्या है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड 5 भी हो सकता है। ये सब कुछ हो सकता है x। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। इंटरवल हो गया 1 और 5 इंटरवल हो गया, और ये जो इक्वल टू का साइन दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया। मतलब कि हमें 1 लेना है और साथ ही साथ क्या है, 5 भी लेना है। तो इसको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल कहते हैं। इसको दिखाने का तरीका क्या है, अगर कहीं पे a और b लिखा है, मतलब x बिलोंग्स टू कहाँ है, a b। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x है ना वो a और b के बीच में बिलोंग करता है, और ये वाला जो ब्रैकेट है ना, छोटा वाला जो ब्रैकेट है, इसका मतलब ये होता है कि भाई a को नहीं लेना है और b को नहीं लेना है। और अच्छे से अगर समझना है, इसको 2 कर दीजिए, इसको 5 कर दीजिए। इसका मतलब x क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा वाला ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है। 5 नहीं हो सकता क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये हुआ है कि इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ ये वाला साइन है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को। एक और एग्जांपल लेते हैं, x जो है वो बिलोंग करता है 5, 10। इसका मतलब क्या है कि x जो है ना वो क्या हो सकता है, 5 से बड़ा और 10 से छोटा। तो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। ये ओपन इंटरवल दिखाने का एक और तरीका हो गया, ये ब्रैकेट के जरिए। अच्छा, तो क्लोज इंटरवल कैसे दिखाएंगे भाई, तो यही x जो है ना वो अगर
ऐसे लिखा हुआ रहे कि 5 एंड 10, तो क्या हो जाएगा कि ये x जो है वो 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है एंड 10 भी है। ठीक है, तो ये वाला ये जो बिग ब्रैकेट है ये अगर लगा हुआ रहे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं इसको, तो फिर ये क्लोज इंटरवल का काम करता है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल दिखाने का कितना तरीका हुआ, दो तरीका हुआ। एक तो इस तरीके से, अगर इक्वल टू का साइन नहीं रहे तो ओपन इंटरवल है, अगर इक्वल टू है तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। ठीक है बच्चों, हाँ, और अगर ये ब्रैकेट रहे, छोटा वाला ब्रैकेट रहे तो ओपन इंटरवल, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट रहे तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। मतलब भी समझ में आ गया होगा कि भाई 5 से लेकर के 10 के बीच में अगर ये लगा रहे तो 5 को भी लेना है और 10 को भी लेना है, और यही 5 से लेकर के 10 के बीच में अगर ये वाला ब्रैकेट लगा रहे तो मतलब 5 को नहीं लेना है और 10 को नहीं लेना है, उसके बीच वाले नंबर्स को लेने हैं। ठीक है, अब इसी को दिखाने का ना एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है भाई वो बताता हूं। ठीक है, आइए देखिए, जैसे देखिए ये बता रहे हैं अभी, ये अगर ऐसा रहे 5 और 6, इसका मतलब है कि 5 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है। x जो है ना वो बिलोंग करता है कहां से, 5 और 6 के, 5 और 6 ना बल्कि ये ज्यादा रहेगा 5 और 10 के बीच में। तो इसको अगर हम ऐसे दिखाएं एक संख्या रेखा पे, संख्या रेखा तो आप लोग जानते ही होंगे है ना, नंबर, ये नंबर लाइन, तो मान लिया कि यहाँ पे कहीं पे 5 है, यहाँ पे कहीं पे 10 है, बीच में सारा कुछ होगा। ठीक है, तो 5 को नहीं लेना है, 10 को नहीं लेना है, बीच के नंबर्स को लेने हैं। तो यहाँ पे ना इस तरीके से एक होल कर देंगे और यहाँ पे भी इस तरीके से एक होल बना देंगे। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो x है ना वो 5 और 10 के बीच वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको लेने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और यही x अगर इस तरीके से रहता कि 5 एंड 10, तो इसको कैसे लिखते, इस तरीके से लिखते कि यहाँ पे कहीं पे 5 है, यहाँ पे कहीं पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे होल तो करेंगे लेकिन उसको क्या करेंगे, ऐसे सॉलिड बना देंगे, यानी कि भर देंगे उसको, ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये x बिलोंग्स टू 5 10 लेकिन विथ क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल के साथ। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लोग। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया, तो ये किया जाता है पता है किसके लिए, ये किया जाता है रियल नंबर के लिए। रियल नंबर के लिए क्यों भाई, जैसे नेचुरल नंबर 5 से 10 बोलेगा तो आप बता दोगे कि 5 से लेकर 10 तक कौन है, 5 है, 6 7 8 9 और कितना है 10 है। लेकिन अगर रियल नंबर बोल दे कि 5 से लेकर के 10 तक रियल नंबर है और आप उसे संख्या रेखा पर दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे बच्चे, 5 से लेकर 10 के बीच में, 5 से लेकर 10 के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, अनगिनत होते हैं, आप उसे गिन नहीं सकते। तो उसके लिए इस तरीके से दिखाते हैं कि 5 से लेकर के कहां तक, 10 तक कौन सा, रियल नंबर। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ जी, ये रहा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कई बार आप लोग पढ़े होंगे कि 2 जो है वो लेस देन है x और ये जो है ये 5, इस तरीके से ऐसे। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो है ना वो क्या है, 2 है, मतलब इक्वल टू है, मतलब 2 से बड़ा है या तो 2 के बराबर है, 3 है। तो देखिए कैसे दिखा सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए ये हमारा नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है जी 5 है। तो देखिए 2 पे इक्वल टू है तो इसको तो हम लोग इस तरीके से सॉलिड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे होल बना देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है ना वो 2 को इंक्लूड करता है और 5 को एक्सक्लूड करता है, मतलब 2 को लेता है और 5 को नहीं लेता है। ठीक है, 5 से कम है और 2 को लेते हुए 5 से कम तक जा रहा है। ठीक, और अगर हम ऐसे दिखाएं ब्रैकेट के फॉर्म में तो ये जो x है वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 को लेना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिग ब्रैकेट, 5 को नहीं लेना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, अभी पहली बार लिख रहे हैं इसीलिए, है ना, लेकिन अगर आप लोग 2-3 बार लिखोगे तो फिर अजीब सा नहीं लगेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ जी। जैसे देखिए ऐसा है, ऐसा रहता है कि x जो है वो 2 से बड़ा है और साथ ही साथ 5 से छोटा या 5 के बराबर है, लेकिन 2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट के साथ 2 एंड बिग ब्रैकेट के साथ 5, क्योंकि 5 क्या है इक्वल टू में है। समझ पा रहे हैं आप लोग। और अगर हमको इस पे दिखाना रहे तो क्या दिखाएंगे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो 2 को नहीं लेना है तो यहाँ पे होल रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसे बोल्ड रहेगा, सॉलिड रहेगा। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो आज हम लोग इतना कुछ कर लिए, तो ये जो है ना वो सेट का क्या कह सकते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक है, कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग इसको समझ पाए तो फिर मतलब कह सकते हैं कि आगे का जो एक्सरसाइज जो है ना वो बिल्कुल हलवा हो गया है आपके लिए, बड़े ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर मजा आया है तो इसे एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।